हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स और साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोग जो है इन क्लासेस को डेली अटेंड कर रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार पधार रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है आज क्लास नंबर 17 के अंदर आ रहे हैं। तो इससे पहले की 16 जो क्लासेस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीटली अवेलेबल है। और साइंस की भी ऐसे ही 84 क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीटली ऑर्डर वाइज सीक्वेंस से आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मिल जाएगी। आप वहां जाइए और पहली क्लास से अपने नोट्स बनाते हुए आइए, तभी आप लोगों को बेनिफिट होगा। अदरवाइज जो है फिर आप बीच में से अगर आते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, और ना ही आपको जो है सब्जेक्ट समझ में आएगा और ना ही आपको टॉपिक समझ में आएगा। और फिर आप कहेंगे कि सर जो है हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन करवाना है तो जी तोड़ मेहनत करनी होगी, और पहले ही टॉपिक से लेकर के अंतिम टॉपिक तक आपको लगातार पढ़ना होगा, नोट्स बनाने होंगे। अब हम बात करते हैं अपने आज के क्लास की। उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं गणित के अंदर एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं। किसकी बात कर रहे हैं? एक बिंदु के ऊपर बनने वाले जो कोण और रेखाएं हैं उनके बारे में। आपको बता दूं, गणित की क्लास डेली हमारी 9 बजे होती है और साइंस की क्लास डेली 8 बजे होती है। दोनों ही क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी है यदि आप लोग सीईटी और एलडीसी और छात्रावास अधीक्षक में अपना चयन चाहते हैं तो। हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर बात करी थी किसके बारे में? तो हमने बात करी थी कल रेखाओं के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात करी थी? रेखाओं के प्रकार के बारे में बात करी थी, यानी टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर समांतर रेखाओं की बात करी थी। और ये ऐसी रेखाएं होती है जिनके मध्य की जो दूरी है वो नियत रहती है, और ये रेखाएं कभी भी अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है। इसके बाद में आ जाती है अनुप्रस्थ रेखाएं या तिरछी रेखाएं। तो ऐसी दो रेखाएं जो थोड़ी सी एक निश्चित दूरी आगे बढ़ने के बाद में एक दूसरे को मिलती है या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इसके बाद में अपन ने बात करी थी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ऐसी दो रेखाएं जो किसी एक निश्चित बिंदु के ऊपर क्या करती हो? प्रतिच्छेद करती हो या काटती हो एक दूसरे को या मिलती हो। समांगी रेखाएं, कॉन्ग्रुएंट लाइंस। तो दो या दो से अधिक जब रेखाएं किसी एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह समांगी रेखाएं कहलाती है। जैसे यहां पर उदाहरण के लिए एक ए बी लाइन है, एक सी डी है, एक ई एफ है, एक जी एच है। ये चारों रेखाएं जिस बिंदु पर कट कर रही है, फिर ये एक ही बिंदु है, और इस वजह से इन चारों रेखाओं को अपन क्या नाम देंगे? तो इन चारों रेखाओं को अपन समांगी रेखाएं नाम देंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद में अपन ने बात करी थी महत्वपूर्ण बिंदुओं की, कि एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, और दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। और दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी थी। इसके बाद अपन ने बात करी थी कोणों के प्रकार के बारे में, जिसके अंदर पहले समझाया था कि कोण क्या होते हैं। तो दो किरणों के मध्य का जो आपका झुकाव है या जिसे अपन कह सकते हैं अंतराल है, उसे अपन कोण कहते हैं। कोणों के प्रकार जो है वो किस आधार पर बांटे गए हैं? तो इनके मध्य का जो अंतराल है वो क्या है, उसके आधार पर हमने जो है कोणों के अलग अलग प्रकार बताए हैं। जैसे कि पहला कोण आ गया आपका न्यून कोण। कौन सा कोण आ गया? न्यून कोण। और न्यून कोण जो है वो आपका थीटा कितना होगा इसके अंदर, या इसके अंदर जो कोण का मान होगा, अंतराल का मान होगा, वो कितना होगा? तो 0 से लेकर के 90 डिग्री के मध्य होगा। कितना होगा? 0 से 90 डिग्री के मध्य होगा। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम अगर कोण है तो आप ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हो। ठीक है। इसके बाद में समकोण की अगर मैं बात करूं तो अगर थीटा जो है 90 डिग्री हो जावे तो कितना हो जाएगा? समकोण हो जाएगा।
अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब 90 डिग्री से अधिक कोण हो और 180 डिग्री से कम हो तो ऐसे कोण को अपन अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसके बाद में सरल कोण या रिजु कोण। तो जब दो रेखाओं के मध्य जो कोण है, जो थीटा है, वो कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो वो एक सिंपल सी आपको सरल रेखा दिखाई देगी और उस सरल रेखा पर जो बने हुए कोण होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, सरल, जिसे सरल कोण या रिजु कोण कहेंगे। ठीक है। इसके बाद में बात करी वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल की। तो जब 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम कोण होता है तो ऐसे कोण को अपन वृहद कोण या फिर अपना प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और इसमें थीटा का मान कितना होगा, तो 180 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक। इसके बाद में पूर्ण कोण की बात करते हैं यानी कि कंप्लीट कोण की। तो जब आपके किसी एक रेखा पर घूम फिर के वापस से आ जाते हैं, यानी देखो यहां से अपन ने जो है इस रेखा को घुमाना शुरू किया और ये घूम फिर करके वापस इसी जगह आ जाए, तो थीटा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और जब एक रेखा पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो उसे अपन कह देते हैं पूर्ण कोण या फिर कंप्लीट कोण। ठीक है। अब हम आगे कोणों के ही प्रकार के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां पर अपन बात करेंगे दो कोणों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, दो कोण के बारे में। तो आप वापस से हेडिंग डालेंगे, कोणों के कोणों के प्रकार। ठीक है, किसकी बात करेंगे, कोणों के प्रकार की बात करेंगे। और जो पहला इसके अंदर अपन कोण लेंगे, उससे पहले एक लाइन लिख लीजिए कि माना माना एल्फा व बीटा दो कोण है। माना अल्फा व बीटा क्या है, दो कोण है। तो पहला इसके अंदर जो कोण आ जाता है वो आ जाता है आपके पूरक कोण। कौन सा कोण आ जाएगा, पूरक कोण आ जाएगा। और पूरक कोण कौन सा होता है, या पूरक कोण को इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीमेंट्री कोण। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए, कंप्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण जो है वो क्या होता है, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 100 सॉरी जो ऐसे दो कोण जिनका योग अपने कितना हो, 90 डिग्री हो। तो आप लिखेंगे कि यदि यदि एल्फा व बीटा दो कोण है तो तो एल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई बात कि अगर हमारे पास में दो कोण हैं एल्फा और बीटा, और उन दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ रहा है तो ऐसे दोनों कोणों को आपस में एक दूसरे का क्या कहेंगे, पूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। एल्फा का कंप्लीमेंट्री होगा बीटा और बीटा का कंप्लीमेंट्री होगा एल्फा। अब ऐसे में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि एक कोण जो है 45 डिग्री है तो इस कोण का पूरक कोण कितना होगा, तो उसका पूरक कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक आप 45 यहां पर मान रख देना, दूसरा क्या आ जाएगा 90 माइनस 45, तो वापस से बीटा भी क्या आ जाएगा 45। ऐसे ही अगर 30 डिग्री दे दिया तो उसका पूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री दे दिया तो उसका पूरक कोण हो जाएगा 30 डिग्री। अगर 20 डिग्री दे दिया तो उसका पूरक कोण हो जाएगा 70 डिग्री। अगर 70 डिग्री दे दिया तो पूरक कोण हो जाएगा 20। इस प्रकार से दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो आप उसे पूरक कोण कहते हैं एक दूसरे का। ठीक है, चलिए, पूरक कोण के बाद में बात आ जाती है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। किसकी बात करेंगे, संपूरक कोण। दूसरा लिखेंगे संपूरक कोण। ठीक है,
और संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। किसकी बात करेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल कब होगा? तो आप लिखेंगे कि यदि अल्फा व बीटा कोण कोण एक दूसरे के संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, क्या? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ऐसे कोणों को संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि एक कोण 110 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण कितना होगा, तो उसका संपूरक कोण हो जाएगा 70 डिग्री। अगर पूछ लिया जाए कि एक कोण 90 डिग्री है तो उसका संपूरक कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि समकोण का संपूरक क्या होता है, तो समकोण का संपूरक समकोण ही होता है। क्यों? क्योंकि समकोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री का संपूरक कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? संपूरक। तो इसीलिए समकोण का संपूरक समकोण होता है। ये बात आपको याद रखनी है। स्टार मार करके आप लिख सकते हैं कि संपूरक, एक समकोण का लिखेंगे, समकोण का संपूरक समकोण होता है। समकोण का संपूरक समकोण होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद में तीसरे नंबर पर आ जाता है रेखीय युग्म कोण की बात करेंगे। अब अपन किसकी बात करेंगे? रेखीय युग्म जो कोण होते हैं उनकी। रेखीय युग्म कोण, रेखीय युग्म कोण को इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर पेयर एंगल। किसकी बात करेंगे? लीनियर पेयर एंगल की बात करेंगे, रेखीय युग्म कोण की बात करेंगे। रेखीय युग्म कोण का मतलब होता है कि मान लीजिए अपन ने ये एक रेखा बना ली। क्या करा अपन ने? एक रेखा खींच ली, और इस रेखा के ऊपर अपन ने कोई एक तिरछी रेखा खींच ली जो मान लो ओ बिंदु के ऊपर आकर के मिल रही है। ठीक है, और इस रेखा का नाम दे दिया ए, ओ, और ये बी, और इसका नाम दे दिया अपन ने सी। ठीक है, तो अब देखिए इस तिरछी रेखा की वजह से इस लाइन एओबी के ऊपर दो अलग अलग कोण बन गए। कौन कौन से दो कोण बने हैं? तो दो कोण बने, एक तो ये वाला कोण जिसको मैं पूरा पूरा रेड कर रहा हूं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना? ये तो हो जाएगा अपना एक तरह से ये अंदर वाला कोण। और एक मैं गुलाबी कलर का कर रहा हूं जो ये बाहर वाला एंगल है। ठीक है, ये रहा, ये गुलाबी कर रहा हूं मैं, दिख रहा है आपको अच्छे से? तो एक कोण बना अपने अंदर की तरफ और एक कोण बना है बाहर की तरफ। तो इसके अंदर जो ये दोनों कोण बने हैं, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, मान लीजिए ये वाला जो कोण है बी ओ सी वाला, वो है एल्फा। और एक कोण बना है बाहर की तरफ जो गुलाबी कलर का है, वो है ए ओ सी, और उसका नाम दे देते हैं बीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से ए ओ बी एक रेखा के ऊपर बने हुए जो ये अल्फा और बीटा दो कोण है, इनका मान क्या हो जाएगा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा हमेशा 180 डिग्री। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक रेखा पर बने हुए जितने भी कोण होंगे, एक
रेखा पर बने हुए जो कोण होंगे उनका एक तरफ का योग 180 डिग्री होगा, उसके नीचे की तरफ अगर बन रहे हैं तो उनका योग भी 180 डिग्री ही हो जाएगा। तो याद रखना कि रेखीय युग्म का कोण क्या है, एक ही रेखा पर बने हुए दो कोणों का जो युग्म होगा उसी को अपन रेखीय युग्म कोण कहेंगे, लिनियर पेयर एंगल कह देंगे। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है आसन कोण। कौन सा आ जाता है? आसन कोण। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी चौथा कोण कौन सा हो जाएगा? आसन कोण। आसन कोण। और आसन कोण को अपन इंग्लिश में कहते हैं एडजासेंट एंगल, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, काम आते हैं। तो एडजासेंट एंगल मैं साथ के साथ बता रहा हूं, आप भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब आसन कोण क्या होते हैं? तो आसन कोण का मतलब है कि मान लीजिए अपन ने ये एक रेखा खींची, ठीक है, इस रेखा के ऊपर अब अपन ने क्या करा, दो पैरेलल रेखाएं खींची, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, तो ये दो जो है पैरेलल रेखाएं अपन ने खींच ली, जिनके नामकरण अपन कर देते हैं। ये है ए, एक मिनट है ना, ये इसको थोड़ा सा मैं, ये देखिए अब ये ए, ये बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। क्लियर? तो ये जो है अपन ने एक रेखा खींची, इस रेखा के ऊपर अपन ने ये दो जो है समांतर रेखाएं खींची है, पैरेलल लाइंस खींची, एक है ए बी और एक है सी डी। ठीक, तो ये जो दोनों समांतर रेखाएं हैं, आप इसमें कंडीशन ध्यान रखें कि ए बी समांतर होनी चाहिए सी डी के। समांतर रेखाएं क्या होती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि दो रेखाओं के मध्य की जब दूरी नियत रहती है तो समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक, अब ये वाला जो कोण है उसका नाम मान लीजिए मैंने दे दिया बीटा। इस कोण का नाम क्या है? बीटा। और इस कोण का नाम दे दिया मैंने एल्फा। क्या नाम दे दिया? एल्फा। तो ये जो एल्फा और बीटा कोण है, इन दोनों कोणों का योग जो होगा, यानी एल्फा प्लस बीटा जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? एल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 180 डिग्री। आसन कोण यानी एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे दो कोण जो एक रेखा पर समांतर रेखा के एक ही ओर बने हुए हो, और समांतर रेखा के एक ही ओर बने हुए दोनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ गए होंगे। मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं ताकि अपना दूसरा एंगल वो भी इधर ही आ जाए। ये आप डायग्राम बना लेना, ये कंडीशन लिख लेना कि ए बी और सी डी जो है वो आपके समांतर होने जरूरी है। ठीक है, और ये एल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपन पांचवें कोण की बात करते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण को अपन क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल की अपन बात करेंगे। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? तो बेसिकली शीर्षाभिमुख यानी कि शीर्ष विमुख, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के शीर्ष जो होंगे वो आमने सामने होंगे। क्या होंगे? आमने सामने होंगे। क्या? शीर्ष। किसके शीर्ष? देखिए, ये एक रेखा खींची मैंने, और मान लीजिए ये दूसरी रेखा खींची मैंने। ये दोनों रेखाएं जो है प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु के ऊपर। ठीक है, यहां पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये देखो एक कोण बना और एक कोण इधर बन जाएगा, ये हो जाएगा एल्फा कोण, ये हो जाएगा बीटा कोण। ठीक है, हाँ, आपके दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि सर मेरे तो इनको नहीं लेने अल्फा बीटा, मेरी इच्छा कर रही है मैं इनको अल्फा बीटा लूंगा, तो आप इनको अल्फा और इसको बीटा ले लेना। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अल्फा बीटा रेड वाले भी बराबर होंगे, ब्लैक वाले भी अल्फा बीटा आपस में बराबर ही
होंगे। बस यही तो बात है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आप इसके अंदर बस ये पॉइंट लिख लीजिए कि यदि एल्फा व बीटा सम्मुख यानी एक दूसरे के सामने, सम्मुख समान मुख वाले, तो ये देखो समान मुख ही तो है, दोनों का शीर्ष बिंदु एक ही तो है, इधर टच हो रहा है। तो यदि एल्फा प्लस बीटा सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, तो एल्फा बराबर बीटा, एल्फा बराबर बीटा होगा। समझ में आ गई बात? तो क्या होगा, एल्फा और बीटा जो है वो आपस में बराबर होंगे। और ऐसे जब एंगल बराबर होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ गए होंगे और नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़े अब आगे की तरफ, चलिए। तो अब हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो एक मिनट है ना। तो अब हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, और वो पॉइंट क्या है, नोट डाउन करके लिखेंगे। एंगल्स के टाइप अपने यहाँ पर जो है समाप्त हो गए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि मान लीजिए कोई एक ये एक अपने पास में बिंदु है, ये क्या है, एक बिंदु है, ठीक है, बिंदु दिख रहा है आपको। अब इस बिंदु से मान लीजिए मैंने चार पांच अलग अलग किरणें निकाल दी, जैसे कि एक किरण ये रही, एक किरण ये रही, एक किरण ये रही, एक किरण ये रही, और एक किरण ये रही। तो इस प्रकार से मैंने अलग अलग पांच किरणें निकाल दी है, जिनका नाम दे देते हैं। मान लो सेंटर तो है ओ, और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई। ठीक है, तो ए बी सी डी ई, ये चार पांच जो कोण किरणें हैं, सॉरी, वो सभी किरणें इस ओ बिंदु पर मिल रही है। यानी इनका जो ओरिजिन पॉइंट है, जहां से शुरू हो रही है, वो तो है ओ पॉइंट, और एंड पॉइंट तो आपको पता ही है किरणों का होता नहीं, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है एक निश्चित दिशा में। अब यहां पर आप लोगों को ये बात भी पता है कि देखो एक एंगल बनेगा ए ओ बी, इसे नाम दे देते हैं एक नंबर एंगल। ऐसे ही एक बनेगा बी ओ सी, इसको दे देते हैं दो नंबर। एक बनेगा सी ओ डी, ये तीन नंबर। एक डी ओ ई, चार नंबर। और ई ओ ए, पांच नंबर। तो हमारे पास में जो ये अलग अलग पांच कोण बन रहे हैं, जिनका नाम क्या है, ए ओ बी। हमेशा ध्यान रखें, आगे अपन समरूपता और सर्वांग समता की बात करेंगे तब भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि हमेशा जो, जैसे ये नाम लिखा मैंने ए ओ बी, तो बीच में जो वर्ड आएगा वो हमेशा कौन सा आएगा, जैसे ओ आया ना बीच में, तो ओ ही हमेशा बीच में आता है। क्यों, हमेशा बीच में उस चीज को लेना है जहां पर एंगल बन रहा हो, और एंगल कहां पर बन रहा है, ओ बिंदु पर बन रहा है, इसलिए बीच में क्या आया, ओ बिंदु आया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आगे अपने काम आएगी। ऐसे ही बी ओ सी, बीच में एंगल कहां बन रहा है, ओ पर, यानी बी ओ सी हो जाएगा। फिर ऐसे ही सी ओ डी, कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी। अच्छा सर वो वाला नहीं भाई, ये अपने गणित का सीओडी, ये वाला सीओडी। फिर डी ओ ई, और फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा ई ओ ए। ये जो अपने पास में अलग अलग पांचों कोण बने थे, इन पांचों कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री। क्या सर पांच ही कोण बन सकते हैं, नहीं, एक बिंदु पर जितने भी कोण बनेंगे उन सभी कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। तो ये बात आप जो है लिख लीजिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया है। अब आप लिख लीजिए कि एक बिंदु पर बनने, एक बिंदु पर बनने वाले वाले सभी
कोणों का योग, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। बस ये बात अपने को याद रखनी है कि जो भी एक बिंदु है, उस एक बिंदु पर बनने वाले जो कोण होंगे उन सभी का योग हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि 5 कोण बने, हो सकता है एक बिंदु पर 2 ही कोण बन रहे हो तो दोनों कोणों का योग, एक बिंदु पर 10 कोण बन रहे हो तो 10 कोणों का योग, एक बिंदु पर 40 कोण बन रहे हो तो 40 कोणों का योग, सभी का योग अल्टीमेटली मिला करके 360 आएगा। 360 से ऊपर नहीं जा सकता। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो हैं कोणों के प्रकार को समझ चुके होंगे, और एक ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यहां तक की बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे की जो चीजें हैं उन्हें हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज किसी कार्य की व्यस्तता के कारण मुझे जो है निकलना है कहीं पर, लेकिन फिर भी आपकी जो है नियमितता, कंटिन्यूटी नहीं टूटे, इसके लिए मैंने क्लास रिकॉर्ड करके सभी लोगों को प्रोवाइड करवा दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।